तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूं सब बड़े होंगे। आज एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा पॉलिटी का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि डीपीएसपी ईरालैंड से लिया गया था। पार्ट 4 बेटा डीपीएसपी। डीपीएसपी तो मैं आपको बताता हूं ये अडॉप्ट कहां से किया था, ईरालैंड से। तो बेटा पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। डायरेक्टिव डीपीएसपी जो ये इसके अंतर्गत जो आते हैं, इसके अंडर में 36 to 51 बेटा आपके आर्टिकल आते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल 36 से लेके 51 इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है डीपीएसपी। ठीक है बेटा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बेटा स्टेट पॉलिसी। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें यह जानना कि ये सब क्या है स्टेट। अब मैं आपको वन बाय वन इसके बताता रहूंगा। डीपीएसपी क्या कहना चाह रहा है, डीपीएसपी क्या है। सबसे पहली बात तो है 36 से लेके 51 आर्टिकल जो जो आपको प्रोवाइड अधिकार देगा, उसके लिए आप गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी को बाध्य नहीं कर सकते हमें क्यों नहीं मिला। जैसे कि फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स इसमें है, तो बाध्य नहीं कर सकते। ये जो है 36 से 51 ये स्टेट्स को निर्देश दे रहा है। स्टेट यानी जैसे यूपी स्टेट को नहीं दे रहा, ये सभी स्टेट जैसे कि सीबीएसई, ठीक है आपका, और ये यूपी स्टेट, यूपी बोर्ड, बिहार स्टेट, हर स्टेट के डिपार्टमेंट जैसे कि ऊर्जा विभाग हुआ, बिजली से संबंधित हुआ, उद्योग हुआ, और आपके विजिलेंस, सभी डिपार्टमेंट को ये निर्देश दे रहा है। सबसे पहली बात तो आप यही समझ लीजिए, इसमें ये किसी पर्टिकुलर स्टेट को कोई भी निर्देश नहीं दे रहा है। इसका मोटिव है एक स्टेट के डिपार्टमेंट को देना। मतलब कि जैसे क्राइम ब्रांच, क्राइम सेल, ये सब जो भी डिपार्टमेंट है उनको ये कह रहा है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। अभी मैं इसको रेफर के बताता हूं। आर्टिकल हम शुरू करते हैं अपना। ऐसा पढ़ा दूंगा पार्ट 4, मतलब आप भूलोगे नहीं, यही क्लास में याद करा दूंगा आज डीपीएसपी पूरा। ये देखो बेटा, ये आपका आर्टिकल नंबर 36, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी। डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी मतलब कि परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, ये निर्देश दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया 2 मिनट पहले, सभी डिपार्टमेंट्स को। जब गवर्नमेंट ऑफिसर जैसा आप बनने जा, गवर्नमेंट ये सिविल आदमी है एक, अब ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ये गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, कैप लग गई इस पे। जब आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता है, जो उसके एथिक्स जब वो एस्पिरेंट रहता है, जब रहते हैं ना, वो 99% उसके बनने के बाद नहीं रहते, बहुत कम लोगों के रहते हैं। तो डीपीएसपी निर्देश दे रहा है सभी उन डिपार्टमेंट को कि आप अपने अपने काम को पूरे निष्ठा से, निस्वार्थ जो आपका कर्म है, जैसा कि आपको ड्यूटी के दौरान बताया गया है, सभी जो सुविधाएं हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाएं, उन सभी को पब्लिक तक पहुंचाएं। अगर ऐसा करने में डिपार्टमेंट सक्षम नहीं है या नहीं करते, किसी कारणवश आलस्य करते हैं, लेथार्जिक करते हैं, तो पब्लिक बेबस है। ना तो वो गवर्नमेंट को कुछ कह सकती, ना वो कोर्ट जा सकती, ना तो बेटा कोर्ट जा सकती है और ना गवर्नमेंट को, क्योंकि इसने पहले ही मेंशन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि 36 से लेकर 51 तक जो भी अधिकार आपको दिए जाएंगे वो डिपेंड करते हैं शेल के ऊपर। उसका कोई भी दबाव नहीं है, वो उनकी अपनी निष्ठा के ऊपर है, वो कितना देखते हैं काम, उनके कितने एथिक्स, उनकी रूल्स जिंदा रहते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो डेफिनेशन मैं समझता हूं आपको समझ में आई गई होगी। और अब आर्टिकल 37, 37 जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते,
37, बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा। नो वन कैन अप्रोच कोर्ट फॉर एनी क्वेरी। कोई भी दिक्कत परेशानी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कोई संशोधन करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। ध्यान रखना बेटा, ये देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक अमेंडमेंट इन डीपीएसपी। बेटा ध्यान रखना, पार्लियामेंट के पास ही राइट है डीपीएससी में संशोधन करने की, यानी अगर कोई करेक्शन करना है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। उम्मीद करता हूं 36 और 37 आपको याद हो गए होंगे। अब वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 38। 38 आर्टिकल आपका क्या कहता है? 38 कहता है लोक कल्याण, यानी टू रन वेलफेयर स्टेट। ठीक है बेटा, टू रन वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब है बिना भेदभाव के लोक कल्याण। लोक कल्याण, टू रन वेलफेयर स्टेट। अब बेटा फिर वही बात है, स्टेट से इसका मतलब नहीं है यूपी बिहार, इससे मतलब नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि आप वेलफेयर बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, बिल्कुल समानता से चलाएं, बिना ये परवाह किए कि उच्च वर्ग का है या नीचे वर्ग का है, सभी को समान मानकर अपना काम करें। ये 38 आपका आर्टिकल है, टू रन वेलफेयर स्टेट फॉर सिटीजन टू मिनिमाइज देयर इक्वलिटीज। ठीक है बेटा, टू रन वेलफेयर स्टेट। और बेटा अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 39। पहला हो गया, 36 हो गया डीपीएसपी की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, 37 आपका हो गया नो वन कैन गो फॉर एनी क्वेरी इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है इंडिया के अंदर। ओनली पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी। बेटा 38 आपको टू रन वेलफेयर स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, सिटीजन के बीच में, मतलब कि बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम करना है। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 39 है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पे इक्वल मनी फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है बेटा, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं अभी आपको, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं एक बार रफ करने के लिए, देख लेते हैं। तो बेटा 36 को मैं रफ कर देता हूं, 37 को भी, इसमें मैं आपको 39 वाला जो बताने वाला हूं, इक्वल पेमेंट, इसे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैन है और ये आपकी वुमेन है। ठीक है बेटा, ये मैन और ये वुमेन। दोज पीपल हु हायर द लेबर, मतलब कि जो ठेकेदार लोग होते हैं, इनसे काम मजदूरी लेते हैं, काम करवाते हैं डेली बेसिस पे, तो उन्हें इन दोनों को इक्वल पेमेंट देनी होगी, इक्वल रिवेन्यू, विदाउट केयरिंग ही और शी इज मैन और वुमेन। पहले ऐसा रहता था कि पुरुषों को वेजेस दिए जाते थे कि अब आजकल 400 रुपए चल रही है, और महिलाओं को ये इनकी हाफ देते थे, जबकि ये बहुत गलत है। 36 से 51 आर्टिकल के अंतर्गत जो भी आते हैं, 39 में ये कहा गया है कि मैन और वुमेन को बराबर मात्रा में, बराबर, जैसे कि अगर 8 घंटे पुरुष ने काम किया और 8 घंटे महिला ने, तो दोनों को पैसे बराबर दिए जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसके लिए ना तो कोर्ट आंसरेबल है, ना आपकी गवर्नमेंट आंसरेबल है। ये फिर वही बात है, टू रन वेलफेयर, लोक कल्याण, मतलब कि तो अप टू दैट पर्सन
हु हायर दी लेबर, वो तो जो भी ठेकेदार, जो भी हम लोग, आप लोग काम कराते हैं, वो तो हमारे ऊपर है, हम कितना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठावान है, कितना उसके प्रति मतलब लॉयल्टी है, ये बात आप ध्यान रखना। ये एग्जांपल से मैंने आपको समझा ही दिया है। 39 आपका हो चुका है। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज 40 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 आपका कहता है प्रोविजन ऑफ पंचायत। ध्यान रखना बेटा, प्रोविजन ऑफ पंचायत यानी पंचायत होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 40 ये आपका है प्रोविजन ऑफ पंचायत। मतलब कि जैसे कि टाउन लेवल पे चेयरमैन होते हैं और गांव विलेज में पंचायत, मतलब कि पंचायत हो गया, पंच हो, जो भी कोई अगर गांव का मसला हुआ तो उसे पंच लोग सुलझाते हैं, मतलब कि उस पर निर्णय लेते हैं, तो उसे पंचायत बोला जाता है जी। पुराने जमाने में पंच लोग रहते थे, यानी 5 लोग, गांव के 5 मुखिया बनाए थे। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी, किसी का झगड़ा हो गया, तो पंच देखते थे, दोनों पक्षों की सुनकर वो निर्णय लेते कि कौन गिल्टी है और कौन नॉट गिल्टी। तो ऐसी ही आर्टिकल 40 आपसे कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ पंचायत इन स्टेट। ठीक है बेटा। और अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच नेम इज आर्टिकल नंबर 41। आपका आर्टिकल नंबर 41 है राइट टू वर्क एंड गेट इंश्योरेंस। ये मैं आपको बताता हूं, जो वृद्ध होते हैं यानी बूढ़े होते हैं, उनको हक है राइट टू वर्क एंड गेट इंश्योरेंस। बहुत से लोग जो काम करते हैं, जैसे कि बीमा, मान लीजिए आपने दुर्घटना बीमा करा रखा है, एक्सीडेंटल बीमा करा रखा है, ठीक है दोस्तों, आप किसी वाहन पर जा रहे थे, अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो आप तो चले गए, मतलब आपकी तो डेथ होगी, लेकिन पैसों से आपकी, जो आप इंसान मरा है उसकी भरपाई तो हो सकती, लेकिन उसके जाने से जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल माइनस यानी डिक्रीज हो जाता है, अगर उसका इंश्योरेंस है तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब कि इंसान की तो पूर्ति कर नहीं सकते, लेकिन जो उसकी वजह से हानि होती है, मतलब कि एक तो तसल्ली देने वाली बात है। प्रोविजन रखा गया है 41 में कि राइट टू वर्क एंड गेट इंश्योरेंस, काम के साथ साथ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। प्रोविजन है, लेकिन फिर वही बात है, अगर नहीं होता तो आप इसके लिए ना तो गवर्नमेंट आंसरेबल है और ना ही आपका कोर्ट आंसरेबल है। ठीक है बेटा। और अब आर्टिकल नंबर 42 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 42 आपका ये कहता है टू सिक्योर हेल्थ, मतलब कि आपका स्वास्थ्य है, सबसे पहला आपका स्वास्थ्य है, टू सिक्योर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, टू सिक्योर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये आपका आर्टिकल नंबर 42 कहता है टू सिक्योर द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। समझ गए होंगे आप आर्टिकल नंबर 42 आपसे क्या कहना चाह रहा है, या क्या आपको वो दे रहा है, मतलब कि निर्देश दे रहा है। अब आर्टिकल 43 पर आते हैं। द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू गिव मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस यानी पैसे। ध्यान रखना यहां पर स्टेट से फिर वही बात है, जो जिस स्टेट में जो शेल है, जो भी लोग काम करा रहे हैं, कम से कम मिनिमम एक जो डेली वेजेस है, डेली वेज जैसे कि 400 रुपए मान लीजिए आप, मजदूरी है डेली वेजेस की, तो 400 रुपए कम से कम इतना तो देना ही चाहिए जितने में उसका शाम का पूरे दिन का खर्चा चल जाए काम करने के बाद। तो आर्टिकल नंबर 43 आपसे यही कह रहा है, द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर वर्क। जो उसने काम किया है उसका मरे से मरा, कम से भी कम, जो उसका ईमानदारी से निकल रहा है पैसा, जो उसकी मेहनत का पैसा है, कम से कम आप वो तो दें उसे। ठीक है बेटा, 43वां आपका आर्टिकल यहां पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 44। हियर वी गो विद आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 आपका क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार बना लो इस पे। प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी,
जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म यानी समान, सिविल कोड यानी कानून, वेदर केयरिंग अबाउट दैट ही और शी विल बी रिच और नॉट, कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए ऐसा नहीं है। और जैसे कि आपने देखा होगा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी धारा लगती है, इंडियन पिनल कोड, ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि आईपीसी की धारा लग जाती है, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है चुनाव के टाइम पे। जैसे कि आप कह सकते हो किसी, जैसे बिहार में शराब बंद है, चुनाव आते हैं तो उत्तर प्रदेश में बंद हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखो चुनाव में तो खूब दारू मिलती है, मतलब कि ड्रिंक्स वगैरह मिलती है, अल्कोहल मिलती है। तो ये आईपीसी कुछ धारा होती है, जैसे कि आपकी आचार संहिता लग जाती है, उससे पहले ना तो कोई ड्रिंक से रिलेटेड कोई काम होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि एक डेमोक्रेटिक शांति पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कुछ धाराएं जो हैं लागू करी जाती हैं। जब हमारे इलेक्शन या कोई भी स्टेट में वेलफेयर काम होने जा रहा हो, उस टाइम पर धारा लगाई जाती है। जैसे कि धारा 144 में है कि 4 लोग या 3 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। ये जब लगती है जब काफी मतलब कि सेंसिटिव सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे कोई धरना हो जाता है, कोई आंदोलन हो गया। अभी कुछ पिछले साल किसान आंदोलन चल रहा था, तो धारा 144 लगा रखी थी इन्होंने, आईपीसी 144, ये सब लगा रखते हैं। तो आप ध्यान रखना, आर्टिकल 44 आपको क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है बेटा, अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच नेम इज आर्टिकल नंबर 45। इसको रफ कर देता हूं। आर्टिकल नंबर 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बेटा ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फिर वही बात है बेटा, इन्होंने बोल तो दिया फ्री एंड कंपल्सरी 6 to 14 साल के बच्चों के लिए इन्होंने कहा है कि हम फ्री देंगे, लेकिन वही बात है, अगर आर्टिकल 45 के अंतर्गत आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिलती तो उसके लिए ना तो कोर्ट आंसरेबल है, ना तो आप कोर्ट जा सकते, ना ही गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि 36 से लेके 51 के अंतर्गत जो भी आर्टिकल आएंगे, जो भी अधिकार दिए जाएंगे, वो मूल रूप से मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि परमानेंट नहीं होंगे, जैसे और रहे हैं सिटीजनशिप रही है परमानेंट है, मतलब कि अगर ये करेंगे तो मिल जाएगा। इसमें स्टेट्स जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो कितना निष्ठावान है अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने काम को लेकर। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हमारी सरकार जो भी ये डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, जो भी जैसे कि संविदा पर हैं कुछ लोग काम नहीं कर रहे, जैसे कि किसी के फैमिली में कोई सरकारी था और उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उस दूसरे को नौकरी मिल गई, तो वो उन्हें अहमियत नहीं पता होती, इसलिए वो काम नहीं करते। 36 से 51 अंतर्गत उनके जो भी है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ये सब, तो हमारी गवर्नमेंट उसको प्राइवेट करने जा रही है ताकि एक टाइम बांधा जा सके। प्राइवेट में मनी कम है, सिक्योरिटी कम है, लेकिन उसमें लोग लगन से लगे रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट को खोने का डर बहुत ज्यादा होता है, सरकारी नौकरी को खोने का डर नहीं रहता, इसलिए लोग वेलफेयरली अपने स्टेट को, अपने डिपार्टमेंट में जो भी रहते हैं काम को नहीं करते, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 45वां आर्टिकल। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच नेम इज आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 आपका है टू डेवलप द ड्यूटी, ये मैं आपको बताता हूं, ये द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप SC एंड ST, यानी बेटा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं SC और ST के, तो ये 46 के अंतर्गत उनकी ड्यूटी है, उनका मतलब कि ड्यूटी है स्टेट की डेवलप करना, यानी उनका विकास करने की। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जैसे कि प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देना, कंपलसरी एजुकेशन देना, लिटरेसी रेट बढ़ाना, उनको चीजों के बारे में अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात है आज के लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है, इस वर्ग के SC और ST के वर्ग के लोगों को अवेयर कराना, ये आपका आर्टिकल में 46 कह रहा है। ठीक है बेटा, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच नेम इज
आर्टिकल नंबर 47, इसको रफ कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 47 आपका कह रहा है द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी इंप्रूवमेंट, सुधार ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मतलब जो समाज में लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रखना। जैसे कि एग्जांपल में आप ले लेते हैं, प्रतिबंध लगाया, प्रोविजन ऑन ड्रग्स एंड एल्कोहल, यानी समाज में उनके हेल्थ का ध्यान रखना, जो भी समाज के हमारे व्यक्ति हैं, जो भी समाज के हमारे लोग हैं, और प्रतिबंध लगाते हैं 47वां आर्टिकल एल्कोहल पे और ड्रग्स पे। लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं, ड्रग्स और एल्कोहल फिर भी रेगुलर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं और गवर्नमेंट ने काफी सख्ताई भी कर रखी है। इस आर्टिकल में जो भी लिखा है काफी हद तक ये एप्लीकेबल भी हो रहा है। और वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच नेम इज आर्टिकल नंबर 48। 48वां आर्टिकल आपका क्या कह रहा है? 48वां कहता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ विकास करना एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का, एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। डेवलपमेंट यानी खेती बाड़ी, जो भी एग्रीकल्चर से निर्भर लोग हैं, जैसे कि हमारा जो इंडिया भारत देश है 70% किसान कृषि देश है, तो डेवलपमेंट लाना एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, क्योंकि गेहूं वगैरह ये सब फार्मर लोग उगाते हैं, तो इनको डेवलप करना, अच्छे ज्यादा खाद देना, खाद्य में इनका वो करना, और इनको मतलब अच्छी अच्छी मशीनरीज प्रोवाइड करवाना। और एनिमल हस्बेंड्री यानी पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, उनमें देख अच्छे से रखना एनिमल्स को, जैसे कि आप देखते हो पोल्ट्री फार्म रहते हैं, जैसे कि बफेलो, काऊ, इनके दूध रहते हैं, इनको अच्छे से मेंटेन करके रखना। ये आपका आर्टिकल नंबर 48 निर्देश दे रहा है सभी स्टेट्स को, सभी जो भी स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं को निर्देश दे रहा है। अब हम इसमें 48 आर्टिकल में 48 आर्टिकल का ए पार्ट देखेंगे, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसी का ही यानी पर्यावरण को बचाना, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को बचाना दूषित होने से, यानी डू नॉट बर्न दी पॉलिथीन्स, डू नॉट बर्न दी क्रैकर्स ऑन दिवाली, स्टे सेफ और एट स्टे होम। ये आपका एक कोड भी है जो कि भारत सरकार और काफी सारे जो अच्छे लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरों से बोलते हैं कि स्टे सेफ एंड स्टे होम, डोंट बर्न दी क्रैकर्स। तो पोल्यूशन से बचाना अपने इन्वायरमेंट को, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन फिर वही बात है, अगर कोई आदमी कूड़ा जला रहा है तो आप उसे कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि ये कानूनी तौर पे परमानेंट नहीं है, इसके लिए ना तो कोर्ट आंसरेबल है और ना ही गवर्नमेंट, ये तो अपने अपने लोगों के ऊपर बात है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 49, प्रोटेक्शन ऑफ, बेटा उसमें आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स 49, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, यानी जैसे लाल किला, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारी विरासत में हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, जैसे कि इंडिया गेट हुआ, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, इनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, यानी इन पर ना तो रंग करना, ना ही कोई आकृति बनाना, और ना ही इन पर कोई पेस्टिंग वगैरह, पोस्टर वगैरह चिपकाना, ये सख्त बैन है। तो ये आपका 49वां हो गया है। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज 50 वाला, बेटा आपका इसको रफ कर देते हैं। द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बेटा ये स्टेट की ड्यूटी है सेपरेट जुडिशरी
एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है बेटा, ये आर्टिकल नंबर 50 वगैरह है सेपरेट जुडिशरी, यानी न्यायालय और एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका, ये सब ये इनका सेपरेट मतलब अलग अलग, ये आपका आर्टिकल नंबर 50 आ रहा है। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 51। आपका आर्टिकल नंबर 51 क्या कह रहा है? टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलप, टू मेंटेन डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं 51वां आर्टिकल आपको मतलब कि समझ में आया होगा। ये 51वां कह रहा है टू मेंटेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीस, यानी शांति, टू मेंटेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीस, शांति, यानी विद्रोह ना करना। ये आपके सारे आर्टिकल्स में आपको पढ़ा ही चुका हूं 36 से लेके 51 तक पार्ट 4 में। और बेटा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस आर्टिकल के अंतर्गत ना तो आप कोर्ट जा सकते, ना ही कोई आंसरेबल है। अगर ये अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए स्टेट्स जो डिपार्टमेंट्स हैं वही जिम्मेदार हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आज पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 आर्टिकल क्लास में याद हो गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा वीडियो के, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।